हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। उसके हम DC 1 को पढ़ रहे हैं। DC 1 में टोटल 7 ब्लॉक्स से हम लोग पहले ब्लॉक को अभी पढ़ रहे हैं। पहले ब्लॉक के लास्ट यूनिट में पहुँच गए हैं, जो कि यूनिट 5 है। यूनिट 5 के हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 3 करेंगे। ये था प्ले, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले एज चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना, कि बच्चे के विकास में खेल कितना महत्वपूर्ण रहता है, खेल का क्या महत्व रहता है। तो हमने बहुत सारे उसके महत्व के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्ले एज अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। ठीक है, कि खेल एक तरीका है जिससे हम लोग यह समझ पाएंगे कि बच्चे का विकास सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जब बच्चे खेलते रहते हैं, है ना, तो हम लोग को बहुत सारी सूचना मिलती है, कॉन्सिडरेबल इन्फॉर्मेशन मिलता है कि उनकी क्षमताओं के बारे में। जब वो खेल रहे हैं कि वो किस तरीके से खेल पा रहे हैं, उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तरीके में, कि उनकी समझदारी कितनी हो पा रही है, उनकी क्षमताएं कितनी हो रही है, उनकी समझदारी कितनी हो रही है, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में कि आखिर उनका पर्सनालिटी कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो शेयरिंग नेचर के हैं कि वो सेल्फिश नेचर के, ये सब कुछ पता चलता है ना। पर्सनालिटी ट्रेट्स उनका पता चल रहा है, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं उस समय उन्हें कोई पकड़ के नहीं रखता, वो फ्री होके खेलते हैं और वो कॉन्शियस भी नहीं होते हैं। वो नहीं सोचते कि मैं इसमें कुछ बोल रहा हूँ, कोई सुनेगा, ये सुनेगा, ऐसा नहीं। वो पूरे फ्री माइंड से खेलते हैं। ठीक है, तो बच्चों को अगर सबसे उनके असली रूप में देखना है, बिल्कुल सही रूप में देखना है, तो वो तभी होगा जब आप उनको खेलते हुए देखेंगे। और वो खेल जो है वो बड़ों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए वैसे खेल में। ठीक है, खेल बच्चे अपने आप खेल रहे हैं। अब हम लोग कुछ सिचुएशन पढ़ेंगे जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि खेल के समय बच्चे का विकास कैसा हो रहा है। जब है माता जो है अपने शिशु को खुश करना चाहती है, तो वह अपने हाथ की चूड़ियाँ हिला हिला के दिखाती है। ठीक है, और ज़्यादातर अगर शिशु जो है हाथ की चूड़ियाँ हिलने पे भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तब वो चिंता का विषय हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि बच्चे को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है और उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह बच्चा जो है वो अलग अलग पत्थरों को अलग अलग कर सकता है साइज़ के हिसाब से। छोटे पत्थरों को एक जगह, बड़े पत्थरों को एक जगह रख सकता है, या पत्तों को, है ना, पेड़ के पत्तों को जो है उनके आकार के हिसाब से, है ना, कुछ पत्ते लंबे हैं, कुछ गोल टाइप के हैं, तो पेड़ के पत्तों को उनके आकार के हिसाब से वह अलग अलग अगर रख पा रहा है, या फिर फूलों को जो है उनके रंग के हिसाब से जब वह अलग अलग रख पा रहा है, तो वो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ पा रहा है। किसका कॉन्सेप्ट? साइज़ का, शेप का और कलर का, है ना, आकार का और उसके साइज़ का और उसके रंग का, वो सब वो समझ पा रहा है बच्चा। ठीक है, यानी जब खेलते समय बच्चा यह कर पा रहा है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, बच्चे को साइज़, शेप, कलर सबका अंदाज़ा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह ये जो खेल की गतिविधियां हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे के बौद्धिक क्षमताएं कितनी हैं। हाँ, बुद्धि कितनी है, बौद्धिक क्षमताएं कितनी हैं, उसने कितनी चीज़ें अभी तक सीखी हैं। ठीक है, तो ये जो घटना है कि जब हम लोग खेलते समय जो है, अभी हम लोग एक घटना के बारे में पढ़ेंगे कि खेलते समय जब बच्चे खेल रहे हैं उस समय अगर हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, उनको अवलोकन करेंगे, तो हम लोग यह जान पाएंगे कि बच्चे ने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो सीखा है कि नहीं, और उन्हें अपने याददाश्त से दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि नहीं, है ना, अपनी मेमोरी से उसे वह रिपीट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अभी हम लोग एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। एक 3 साल का बच्चा है। ठीक है, वह 1 से 10 तक पूरा सही सीक्वेंस में बोल पा रहा है, 1 2 3 4 करके वो सही तरीके से वह बोल पा रहा है। तो हम लोग यह जान पाएंगे कि हाँ, इस बच्चे को संख्या का ज्ञान थोड़ा बहुत हो गया है। ठीक है, पर जो है हम लोग ये मान रहे हैं कि हाँ, बच्चे को संख्या का ज्ञान है, वो 1 से 10 तक बोल पा रहा है, हमने उसे सिखाया है। पर जब हम उसे खेलते हुए देख रहे हैं, हाँ, तब हम पा रहे हैं कि नहीं, ये जो हम सोच रहे थे कि उसे संख्या का ज्ञान है, असली में ये सही नहीं है, हमारी सोच गलत है। हाँ, खेलते समय जब वो पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है, तो वो दूसरे बच्चे को क्या बोल रहा है? तुम 1 पत्थर लो, मैं 4 पत्थर लूँगा। ठीक है, और
वो बच्चे को, दूसरे बच्चे को वह एक पत्थर दे रहा है और खुद एक मुट्ठी भर उठा ले रहा है और कह रहा है यह 4 पत्थर है। ठीक है, तो चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, उसे एक का तो मीनिंग पता है, 1 का मीनिंग पता है, पर उसे 2, 3, 4, 5 के बीच में अंतर करना नहीं आ रहा है। वो बच्चे को 1 पत्थर तो दे दिया, खुद 4 की जगह एक मुट्ठी भर उठा लिया, तो उसे 2, 3, 4, 5 का अंतर करना नहीं आ रहा है। तब हम जान पाएंगे, जब वो खेल रहा है देख देख के, बच्चे को संख्या का ज्ञान नहीं हो पाया है। ठीक है, इसी तरह बच्चे का जो शारीरिक और मोटर विकास है, उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। जब जो है बच्चा जो है जंप कर रहा है, थोड़ी ऊंचाई से कूद रहा है, ठीक है, पेड़ों पे चढ़ रहा है, खेल खेल रहा है, हाँ, और ऐसे खेल खेल रहा है जिसमें उसको एक पैर पे कूदना है ना, जैसे हॉप स्कॉच खेलते हैं तो एक पैर पे कूदना है उसे, या सीढ़ियाँ चढ़नी है, या कंकड़ से खेलना है, बालू से खेलना है, ये सब कुछ जब बच्चा खेल रहा है इन तरीके से, पेड़ों पे चढ़ रहा है, ये सब कर रहा है, तब हम जान पाएंगे कि क्या उसका शारीरिक विकास ठीक हुआ है, मोटर विकास ठीक हुआ है कि नहीं, वो अपनी उंगलियों को सही तरीके से हाथ पैर को इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं 4 साल की एज में ही जो है वो कहानियाँ बड़े ही फ्लुएंटली वह बोल पाते हैं, पूरे कहानी बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, लगातार बोलेंगे और बहुत सुंदर से भी बोल पाते हैं। हाँ, इससे क्या पता चलता है कि ये 4 साल का बच्चा है, पर लैंग्वेज पे इसने मास्टरी कर ली है, इसका भाषा का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। ठीक है, और उसकी बौद्धिक क्षमता का भी विकास हुआ है, इसीलिए जो है वह अलग अलग वाक्य को जो है अच्छे से जोड़ के लॉजिकल सीक्वेंस में, है ना, पहला वाक्य कब होना चाहिए, दूसरा कब होना चाहिए, उन सबको जोड़ जोड़ के वो उन वाक्यों को अच्छे से बोल पा रहा है और कहानी कह पा रहा है। ठीक है, यानी इससे पता चलता है कि बच्चे का भाषा का भी विकास हुआ है, साथ ही साथ उसका बौद्धिक विकास भी हुआ है। ठीक है, इसी तरह बच्चा जो चित्र बनाता है, जो कहानियाँ बोलता है, वह यह तो दिखाता है कि जब चित्र बनाता है उसका मोटर विकास हुआ है, या कहानियाँ बताता है तो उसका बौद्धिक विकास हुआ है। इसके अलावा हमें यह भी एक आइडिया होता है कि बच्चे का कुछ भावनात्मक विकास हुआ है कि नहीं, बच्चे में भावना का विकास हुआ है कि नहीं। खेल जो है वो यह भी दिखाता है कि बच्चे का सामाजिक विकास हुआ है कि नहीं। हाँ, जैसे कि हम लोग एक केस पढ़ेंगे कि जब खेल रही थी तो अनीता गिर गई और वह रोने लगी, तो पवित्र जो है उसके साथ जो खेल रहा था 4.5 साल का बच्चा, वह अनीता को रोते देखा, वह उसके पास गया, उसके आंसू पोंछे उसने और कहा बिल्कुल मत रो, क्या वो तुम्हें चोट लग रही है, क्या दर्द हो रही है। फिर वह कह रहा है मैं जब गिरता हूँ तो मुझे भी दर्द होता है ना, चलो हम लोग इसमें कुछ मेडिसिन लगा देंगे, कुछ दवाई लगा देंगे, फिर तुम्हें ठीक लगेगा। तो ये जो घटना है इससे क्या पता चलता है कि हाँ, पवित्र समझ पा रहा है कि हाँ अनीता को दर्द हो रहा है और उसको पेन का एहसास हो रहा है होगा, अनीता को पेन हो रहा होगा और उस पेन को एहसास कर पा रहा है पवित्र। हाँ, तो इस घटना से हमें यह पता चलता है कि पवित्र के सोचने का तरीका क्या है, वो दूसरों के दुख दर्द के बारे में सोच पाता है कि नहीं, साथ ही साथ वो दूसरों की भावनाओं को समझ पाता है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि खेल से जो है सब तरह के विकास के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं जब बच्चे को खेलते हुए देखेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है प्ले एंड लर्निंग। ठीक है, कि जो है खेलते समय बच्चा सीखता कैसे है। ठीक है, कि खेल का मतलब क्या है और वह बच्चे के विकास में कैसे मदद करता है। ठीक है, खेल क्यों मीडियम होना चाहिए बच्चे को सीखने के लिए, खेल खेल में ही बच्चे को क्यों सिखाना चाहिए। जब इन इन्फेंसी थॉट डेवलप्स थ्रू एक्टिविटी, है ना, जब शिशु होता है, छोटा शिशु, तो वह कुछ एक्टिविटी करता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, घुटनों के बल चलता है, तब जाके उसकी सोच का विकास होता है। ठीक है, जब तक बच्चा 3 साल का है, वह अपने 3 साल का जब हो जाता है तो वह अपनी ज़रूरतों को बोल के बता पाता है। हाँ, लोगों से बात कर पाता है, दोस्त बनाता है, चल पाता है, दौड़ पाता है, जंप कर पाता है। हाँ, बच्चा समझता है कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझ पाता है, अपने माता पिता के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, माता पिता से बातें कर पाता है, अपने भाई बहन लोग के साथ। ठीक है, तो यह सब वह कैसे सीख गया 3 साल की उम्र तक। हाँ, जब वह शिशु था
तो बच्चा खाली एक ही तरीके से सीख सकता है कि कुछ गतिविधि करके, ठीक है, कुछ एक्टिविटी करके, हाथ पैर हिला के अपने बारे में जानता है बच्चा, ठीक है। वह बहुत सारी चीज़ों से खेलता है उनको जानने के लिए, है ना, कि वह चीज़ें क्या हैं, वह उन्हें पकड़ना चाहता है, उन्हें अपने मुंह में डालना चाहता है और दूसरों को दिखाना भी चाहता है, ठीक है। तो बच्चा चीज़ों के साथ खेल खेल के वह सीख पाता है कि वह चीज़ें क्या हैं, दुनिया के बारे में सीख पाता है। जब वो वस्तुओं से खेलता है तो बच्चा धीरे धीरे यह सीख पाता है कि जो वस्तुएं जो हैं उसे नहीं दिखाई दे रही हैं, मान लो उसका खिलौना उसके सामने नहीं पड़ा है पर वो कहीं भी और जगह पे एग्जिस्ट करता है, वो खिलौना कहीं और भी होगा, ठीक है। बच्चा यह समझ पाता है। जब चीज़ें गिर जाती हैं तो बच्चा यह समझ जाता है कि हाँ, चीज़ें गिरने से टूट जाती हैं, ठीक है। जो उसका आरंभिक बचपन होता है, जब सीखने का समय होता है, आरंभिक सीखने का समय होता है, तब जो है उसका सामाजिक, बौद्धिक, भाषा और मोटर स्किल्स का विकास जो है वो खेल के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग। पहला हमने क्या जाना कि शिशु काल में गतिविधि करके ही बच्चा सीख पाता है, खेल कर ही। दूसरा है बच्चा जो है करके ही सीख पाता है, चिल्ड्रन लर्न बाय डूइंग, ठीक है। एक यह बहुत स्वीकृत फैक्ट है, जिसे सब लोग मानते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, है ना। कुछ चीज़ अगर सीखना है तो उसको हमको करना चाहिए, करने से आप उसको सीख जाएंगे, सबसे अच्छा तरीका वही है, ठीक है। बच्चा जब एक कंकड़ फेंक रहा है पानी में, एक पत्थर फेंक रहा है पानी में और वह दिख रहा है वह पत्थर पानी के अंदर जाके डूब जा रहा है, हाँ, फिर वह एक सूखी लकड़ी फेंक रहा है, वह दिख रहा है कि सूखी लकड़ी ऊपर तैर रही है, तब उसे यह एहसास होता है कि हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं वो डूब जाती हैं और कुछ चीज़ें तैरती रहती हैं, ठीक है। इस तरह वो बार बार एक्सपेरिमेंट करता है, बार बार फेंक के देखता है, हाँ, और फिर उस समय अगर उसके साथ कोई बड़ा है तो वो उसे क्लैरिफिकेशन भी देता है, उसे समझाता भी है कि देखो ये भारी था तो डूब गया, ये हल्का है तो तैर रहा है, हाँ। तो उससे जब बड़ों से कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तब वह अच्छी तरीके से समझ जाता है कि चीज़ें क्यों डूबती हैं और क्यों तैरती है, ठीक है। तो अगर हमने बच्चे को ये अलाउ नहीं किया होता कि तुम पानी में कंकड़ पत्थर कुछ फेंको, हाँ, तो सिर्फ बच्चे को बता दिया होता ऐसे करने से ना ऐसा होता है, तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं होता, बच्चे को ये कॉन्सेप्ट वह शायद अच्छे से उसे समझ नहीं पाता, ठीक है। अब जो है प्ले होल्ड्स द चाइल्ड्स अटेंशन। जब बच्चा खेलता है तो उसका पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। बच्चे का क्या है कि ध्यान जो अपना अटेंशन वो जब देते हैं, ध्यान देते हैं, वो बहुत कम समय के लिए होता है, तुरंत में उनका ध्यान वहाँ से हट जाता है, दूसरी चीज़ पे ध्यान चला जाता है ना। वो कोई भी एक गतिविधि को ज़्यादा समय तक बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा समय तक एक जगह वह बैठ भी नहीं पाते हैं, इधर उधर घुटनों के बल चलने लगते हैं या घूमने लगते हैं। तो ये जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि जैसे स्कूलों में होता है, प्री स्कूल में क्या, अगर टीचर ऐसा कर रही हैं कि टीचर बस बहुत बताती जा रही है और बच्चा सुन रहा है, चूँकि क्या है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम जिसको हम लोग कहते हैं, बच्चे टीचर बोलती जा रही है, बच्चा सुन रहा है, जो कि ज़्यादातर प्री स्कूलों में ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये सही तरीका नहीं है उनको मदद करने का, सीखने में उनको मदद करने का ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आरंभिक समय में अगर हमको बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना है तो खेल ही सबसे इफ़ेक्टिव मेथड होगा, खेल के थ्रू ही हम उन्हें सिखा सकते हैं। जब बच्चा खेलेगा तो वो शारीरिक रूप से इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, और उनके वो अपने ध्यान को उस गतिविधि में लगा के रखेगा, जो खेलते समय वो गतिविधि कर रहा है उसमें उसका ध्यान लगा रहेगा, बहुत लंबे समय तक वह बोर नहीं होगा और इस तरह वह जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। खाली बोलने से वह बोर हो जाता। अब है तो ये हमने सीखा कि क्या क्या सीखा कि शिशु काल में बच्चा गतिविधि करके ही, खेल के ही सीखता है। फिर बच्चा सीखता कैसे, कुछ काम करके ही वह काम कॉन्सेप्ट को सीख पाता है। तीसरा, खेलने से बच्चे का अटेंशन जो है, ध्यान काफ़ी समय तक वहीं रह पाता है। और चौथा क्या है, लर्निंग थ्रू प्ले इज़ फन।
जो खेल खेल में सीखना एक अलग ही मज़ा है। ठीक है, जो है खेल कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं है कि जो एक बड़ा ज़बरदस्ती बच्चे पे थोप रहा है। हाँ, ऐसा तो एक्टिविटी नहीं है खेल। हाँ, वह एक ऐसा एक्टिविटी है जो बच्चा खुद कर रहा है क्योंकि उसे वह मज़ा आ रहा है करने में। ठीक है, ये सही होगा कि हम बच्चे को मदद करें, ठीक है, सीखने में अलग अलग तरीके से मदद करें। किन तरीक़ों से? जो वो इंजॉय करके कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह जो सीखने का एक प्रोसेस जो है वो उसके लिए बहुत ही रिवार्डिंग अनुभव हो और स्टिम्युलेटिंग अनुभव हो। मतलब चूँकि वह मज़े मज़े में खेल के सीख रहा है तो वो मज़ा ही उसके लिए एक रिवार्ड है। ठीक है, उसके लिए एक प्राइज़ है वो मज़ा ही। दूसरा स्टिमुलेटिंग है, जब वो एक नया कॉन्सेप्ट सीख जाता है उसका उत्साह बढ़ जाता है, फिर वो और कुछ नया सीखना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए वो खेल खेल में मज़ा कर कर के सीखना स्टिमुलेटिंग भी है और रिवार्डिंग अनुभव भी है। ठीक है, बच्चे को अगर हम बोलेंगे कि ये इतनी सारी एक्टिविटी, ये सभी गतिविधि है, इनमें से तुम कौन सा करोगे, तो बच्चा उन्हें ढूंढेगा जिसमें कि उसे बहुत रुचि आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और जो उसके लिए एक चैलेंज जैसा होगा, जिससे वो सोचेगा कि नहीं मैं ये करूँगा। ठीक है, वो उसके लिए चैलेंज जैसा होगा, जो वह ऐसी गतिविधियाँ बच्चा लेगा। ठीक है, तो खेलना जो है वो क्या है, एक एन्जॉयबल मीडियम है जिससे कि बच्चा सीख पाता है और वह सीखने को तैयार भी रहता है। अब है आगे जो है हम लोग उसके दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्ले, है ना। अलग अलग तरह के खेल, अलग अलग तरह के क्या खेल होते हैं। ठीक है, बच्चों के जो खेल हैं उन्हें एक बहुत अलग अलग कैटेगरी में हम रख सकते हैं। हाँ, कुछ खेल ऐसे होंगे कि जब हम उसके लिए हम प्ले स्पेस को ध्यान में रखेंगे कि बच्चे को कितना जगह मिल रहा है वह खेलने के लिए। हाँ, कुछ खेल ऐसे होंगे जो कि गतिविधियों के कंटेंट पे ही आधारित होंगे। गतिविधियों में हम क्या सिखाना चाह रहे हैं वहाँ उस पे आधारित खेल होंगे। और कुछ और ऐसे होंगे कि बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि कैसे खेलना है। ठीक है, वो चीज़ पे भी खेल होंगे। ठीक है, तो जो है अलग अलग कैटेगरी में खेलों को रखना कन्वीनियंट होता है, सही होता है, क्योंकि नहीं तो वह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला है फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले। कुछ खेल गतिविधियाँ जो हैं वह जो देखभाल करने वाला है, केयर गिवर है, वो प्लान कर लेता है और अपने माइंड में वह कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी रखता है ना, कुछ वह टारगेट रखता है अपने माइंड में कि हम ऐसी खेल गतिविधियाँ कराएंगे तो बच्चे ऐसा सीखेंगे। इस टाइप का वह माइंड में प्लानिंग करके रखता है। ठीक है, तो वैसे ही जब गतिविधियों की ये क्या है, फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले है ना, कि खेल तो फ्री है ही, बच्चे को आज़ादी दी जाएगी, साथ ही स्ट्रक्चर्ड है। मतलब वो जो केयर गिवर है उसने पहले से उसे एक निर्माण करके रखा है कि इस तरह का खेल मैं करूँगा, उसके दिमाग में उसका निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो वैसे गतिविधि में क्या है कि बच्चे को केयर गिवर इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे खेलना है। ठीक है, अब है कि ये बेसिस पे कि बच्चे को आज़ादी मिल रही है कि खेलने के लिए कि नहीं, हाँ, और वह गेम के नियमों को मानना चाहता है कि नहीं, हाँ, इस हिसाब से जो है, और साथ ही साथ जो केयर गिवर है उसने क्या क्या स्टेप बताए हैं, हाँ, इस हिसाब से हम लोग खेल को या तो फ्री खेल कहेंगे, हाँ, या स्ट्रक्चर्ड खेल कहेंगे। ठीक है, उस तरह से कैटेगरी में उसको रखा गया है, या तो फ्री के खेल कहेंगे या स्ट्रक्चर्ड खेल कहेंगे। उदाहरण के लिए, हाँ, बच्चा जब मिट्टी से खेल रहा है तो उस एक्टिविटी को वो फ्री प्ले करता है। ठीक है, वो एक्टिविटी उसके लिए क्या है, आज़ादी से खेलने वाला एक खेल है जब वह मिट्टी के साथ खेल रहा है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ जब जो है ये केयर गिवर जो है उसकी देखभाल करने वाला वो इंटरफेयर कर देता है और कुछ उसको सजेशन देता है, बच्चे को सलाह देता है कि चलो चलो बाहर जाएंगे और हम लोग मिट्टी से कप और सॉसर बनाएंगे। ठीक है, चाय और चाय के नीचे की प्याली को बनाएंगे। हाँ,
तो जो है वह जब वो बोल देता है, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा जो है मिट्टी से तो खेल रहा है, मैं उसे शेप का उसको कॉन्सेप्ट दूंगा, आकार का कॉन्सेप्ट दूंगा, तो खेल जो है ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। खेल एक निर्माण किया हुआ खेल बन जाएगा, जिसमें बच्चा खेल तो रहा है, साथ ही साथ मैं उसको तरीके से सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, खेल का निर्माण करके हम लोग खेल करा रहे हैं, पर उसका मतलब यह नहीं है कि आज़ादी तरीके से खेलने से या फ्री प्ले खेलने से बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, ऐसा नहीं है। फ्री प्ले भी जब बच्चा करेगा तब भी वह कुछ सीख रहा है। ठीक है, तो जितने भी खेल है सभी से बच्चा सीखता है, चाहे वो हमने निर्माण किया है उस खेल को कुछ टारगेट लेके, या वो फ्रीली बच्चा खेल रहा है। ठीक है, जो निर्माण किया हुआ खेल रहता है उसमें यह आशा की जाती है कि एजुकेटर चाह रहा है कि जिस तरह का बात सिखाए बच्चे को, ठीक है, इस गतिविधि के द्वारा वह उस स्ट्रक्चर्ड खेल में बच्चा सीख लेगा। निर्माण किया हुआ खेल में बच्चा सीख लेगा जो एजुकेटर माइंड में रखा था, तब उसने वह निर्माण करके वह गतिविधि कराई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि फ्री और स्ट्रक्चर्ड प्ले कैसा होता है। फ्री प्ले होता है कि जब बिना किसी टारगेट के बच्चे खेल रहे हैं, वो जो केयर गिवर है उसने कुछ सोच कर वह उस गेम का कोई निर्माण नहीं किया, बच्चे अपने से खेल रहे हैं। पर स्ट्रक्चर्ड प्ले क्या होता है कि जब टारगेट, ये जो देखभाल करने वाला है उसने कुछ टारगेट किया है कि हाँ बच्चे को मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाना है, ये अवधारणा सिखाना है, तो इस हिसाब से उसने खेल की गतिविधियों का निर्माण किया है और बच्चे को वह सीखने के लिए वह दे रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने उदाहरण में पढ़ा कि बच्चा तो बस क्ले से, देखिए क्ले से मतलब यहाँ पे मिट्टी से खेलना नहीं है। एक जो ये आता है ना आजकल, वो जो मोल्डिंग क्ले आता है बच्चे जिससे खेलते हैं, आटे टाइप का चीज़, तो उससे बच्चा खेल रहा है। और फिर वह जो केयर गिवर है वो उससे बोल रहा है कि चलो हम इससे चाय और चाय की प्यालियाँ बनाएंगे ताकि बच्चा शेप के बारे में सीख पाए। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज़ और क्या बताया जा रहा है कि चाहे बच्चा फ्री प्ले करे कि स्ट्रक्चर्ड प्ले करे, किसी भी खेल में बच्चा सीखता है। जितना भी खेल होता है उन सब से ही बच्चा सीखता है, सारे खेल उसे सीखने की तरफ प्रेरित करते हैं। ठीक है, बस अंतर क्या है कि जो स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है, जो निर्माण करके हम गेम बच्चे को देते हैं, तो उसमें हम ये आशा करते हैं कि हमने जो टारगेट किया है कि बच्चा यह कॉन्सेप्ट सीखे, वह बच्चा सीख लेता है, हम यह आशा करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के खेल बच्चे के लिए ज़रूरी है। फ्री प्ले भी ज़रूरी है और निर्माण किया हुआ गेम स्ट्रक्चर्ड प्ले भी ज़रूरी है। फ्री प्ले में क्या होता है कि बच्चे की जिज्ञासा कंप्लीट होती है, बच्चे को जो जिज्ञासा होती है जानने की वह पूरी होती है और वह नए नए कदम खुद उठाता है, नए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता है और इस तरह वह खोज करता है नई नई चीज़ों के बारे में। ठीक है, जबकि जो स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है, निर्माण किया हुआ खेल होता है, उसमें चूंकि केयर गिवर का रोल है ना, देखभाल करने वाले का अपना एक रोल है, वह बच्चे का ध्यान आकर्षित करता है अलग अलग चीज़ों की तरफ, जो कि बच्चा खुद अगर खेल रहा होता था तो वो शायद कुछ चीज़ें मिस कर जाता, पर जब केयर गिवर उससे खिला रहा है वह खेल, तो वह सारी चीज़ों पे ध्यान दिला रहा है बच्चे का। ठीक है, तो इस तरह वो ये इंश्योर कर रहा है, वो श्योर कर रहा है अपने आप को कि उसने जो गोल किया, पर्टिकुलर गोल रखा है, टारगेट रखा है, वह पूरा हो जाए। ठीक है, पर है कि बच्चे को यहाँ पे एक जो केयर गिवर है, देखभाल करने वाला, उसे यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जिस गतिविधि को उसने प्लान किया है वो बच्चे के लिए इंजॉयबल हो, बच्चे को वह बोरिंग न लगे, बच्चा मज़े में करे उसको। ठीक है, अब है आउटडोर एंड, तो पहला कैटेगरी जैसे डिवाइड किस तरीके के खेल होते हैं हम लोग पढ़ रहे थे, तो फ्री एंड स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है। अब दूसरा है आउटडोर एंड इंडोर प्ले। ठीक है, जैसा कि नाम से हमको पता चलता है, आउटडोर प्ले में हम लोग बाहर खेलते हैं, मैदान में, बगीचे में, फील्ड में, और इंडोर प्ले जो है स्कूल के भीतर खेलेंगे, घर के भीतर खेलेंगे, जहाँ भी। ठीक है, आउटडोर प्ले जब होगा तो काफ़ी बड़ी जगह मिलती है, तो वहाँ पे जो फिज़िकल एक्टिविटी है, शारीरिक गतिविधियाँ, वो थोड़ी ज़्यादा हो पाती हैं, बच्चा दौड़ पाएगा इधर से उधर,
है ना, जंप कर पाएगा। तो शारीरिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं और उसे मूवमेंट करने के लिए, है ना, हिलने डुलने के लिए बच्चे को बहुत ही आज़ादी मिलती है। दौड़ने के लिए, हिलने के लिए, चलने के लिए उसे पूरी आज़ादी मिलती है, क्योंकि वहाँ बहुत स्पेस होता है और बाधाएं कम होती हैं जब हम लोग आउटडोर प्ले करते हैं, चाहे बगीचे में कि मैदान में, जहाँ भी कर रहे हो। ठीक है। अब पर जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि स्कूल के भीतर या घर के भीतर हो रही हैं, वो एक लिमिटेड स्पेस में होती है, एक रूम में या 2 रूम में होती है। तो वहाँ पे इतना मूवमेंट करने की आज़ादी नहीं मिलती है कि आप हर तरफ आप घूम सके, इतना आपको आज़ादी नहीं मिल पाती है। ठीक है। तो ये हम लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं कि आउटडोर प्ले और इंडोर प्ले के बीच में अंतर क्या है। कई बार जो है, जो इंडोर प्ले एक्टिविटीज़ है, जो कि एक्चुअली हम लोग रूम के भीतर करते हैं, उसे हम बाहर भी कर सकते हैं, उसे हम आउटडोर प्ले भी करा सकते हैं। और कई बार जो आउटडोर प्ले एक्टिविटीज़ होती है, उसे हम इंडोर प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे इंडोर में अंदर रूम के भीतर बैठ के पेंट कर सकते हैं, तो बाहर जाके भी गार्डन में भी पेंट कर सकते हैं। उसी तरह जो है, बच्चे बाहर जो है ये कर रहे हैं, बाहर स्लाइड लगा है, उसमें स्लाइड कर रहे हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, प्लास्टिक का स्लाइड आता है, तो लोग रूम के भीतर भी लगा देते हैं, तो बच्चे वहाँ भी स्लाइड कर रहे हैं, रूम के भीतर भी। ठीक है। तो कई बार जो है, जो इंडोर एक्टिविटीज़ होती है, रूम के भीतर वाली गतिविधियाँ होती है, उसे जब हम बाहर कराएंगे, है ना, तो बच्चे को तो आदत है एक मोनोटोनी की, कि हाँ रोज़ ये भीतर हो रहा है, भीतर हो रहा है, उसकी आदत हो जाती है। अचानक से वो आदत एक दिन टूटेगी, अचानक से हम उसे बाहर कराएंगे, तो बच्चे को कुछ नयापन उसमें लगेगा और उसे बहुत रुचिकर लगेगा, बच्चे को नया लगेगा और रुचिकर लगेगा। ठीक है। तो ये है आउटडोर एंड इंडोर प्ले। अब है इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्ले। ठीक है, कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्ले क्या है, कि जब बच्चा अपने आप से खेल रहा है, अकेला ही खेल रहा है, तो वह इंडिविजुअल प्ले है। और जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिल के खेल रहा है, तो वह ग्रुप प्ले है। तो जब ग्रुप में खेलना होता है, तो उसमें क्या ज़रूरत होती है कि बच्चा जो है, उसको दूसरे के सोच के हिसाब से भी चलना है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी उसे ध्यान रखना है और खेल के सारे नियम मानने हैं, है ना। दूसरा क्या, जैसे कि मान लीजिए एक दूसरे को पकड़ने का खेल हो रहा है, तो बच्चे को ये भी ध्यान रखना है कि दूसरा जो उसे पकड़ने आ रहा है, वह उसके कितने नज़दीक आ गया, दूसरा अभी क्या सोच रहा है, किधर से दौड़ के पकड़ेंगे। तो ये सब बच्चे को ध्यान रखना है। ठीक है। साथ ही साथ उसमें नियम उसने बनाए कि नहीं, ये वाले एरिया के बाहर कोई दौड़ेगा नहीं, तो बच्चे को वो नियम भी मानने हैं। ठीक है। तो जब अकेला खेलेगा बच्चा तो इंडिविजुअल प्ले, जब ग्रुप में खेलेगा तो ग्रुप प्ले। ग्रुप में उसे नियम मानने होंगे, साथ ही दूसरे बच्चे के सोच को बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब जो क्षमताएं होती हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, और नियम मानना, ये सब जो है उम्र के साथ ये क्षमताएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है। जब तक बच्चा 3 या 4 साल का होता है, तब तक ज़्यादातर वह अकेला ही खेलता है, अपने आप में ही खेलता है। दूसरे के साथ वो बहुत कम समय के लिए इंटरेक्ट कर पाता है। जैसे हमारे घर में भी जब एक ही बच्चा है, वह घर में ही खेलता रहता है। शाम के समय उसे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए हम बाहर ले जाते हैं। ठीक है। तो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ही कम समय के लिए उसका हो पाता है। ठीक है। पर बच्चा जब बड़ा होता है, तो वह सीख जाता है कि उसे दूसरों के साथ कैसे खेलना है, और उसका ज़्यादातर समय खेल का दूसरों के साथ ही खेलने में बीतता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ग्रुप प्ले वो ज़्यादा करता है ना। वो शाम में बाहर निकल जाएगा, बच्चों के साथ बहुत देर तक खेलेगा, पूरा अंधेरा होने पे आएगा। तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ग्रुप प्ले करता है। ठीक है। पर समय से समय क्या होता है, कई बार जो है बड़े बच्चे भी कई बार अकेले बैठ के खुद से भी खेलते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो जब ग्रुप प्ले बच्चा करता है, तो बच्चे में जितने जो सामाजिक क्षमताएं हैं ना, उनका विकास होता है। जब बच्चा ग्रुप प्ले करता है, सामाजिक क्षमताएं जिसमें वह दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरे के साथ बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, वो सब उसका बढ़ता है ना, वो सामाजिक क्षमताएं उसमें आती है। और जब बच्चा अकेला खेलता है, तो उसे समय मिलता है कि वो जो चाहे वो काम कर सकता है वस्तुओं के ऊपर, और जो उसे रुचिकर लगे वह वो कर सकता है। इस तरह अपना पर्सनल स्किल जो है, अपना पर्सनल टैलेंट को वो बढ़ा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्ले। अब नेक्स्ट क्या है, विगरस एंड क्वाइट प्ले।
ठीक है। विग्रस माने जल्दी जल्दी जो खेलने वाला, क्वाइट प्ले मतलब धीरे धीरे जो खेलते हैं, शांति से खेलते हैं। कई बार बच्चे बड़े लोग क्या बोलते हैं, उफ़ ये बच्चे तो शांति से एक जगह बैठ क्यों नहीं पाते हैं, क्यों ये हमेशा दौड़ते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों को जो है वो गतिविधियाँ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है जिनमें उन्हें दौड़ना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा, हॉप करना पड़ेगा। इन सारी गतिविधियों में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है और उन सब में जो है वह बहुत ही एनर्जी अपना यूज़ होता है उनका। ठीक है, दौड़ने में, जंप करने में, इस तरह के खेलों में बच्चे का एनर्जी बहुत यूज़ होता है। तो जिन खेलों में दौड़ना भागना बहुत ज़्यादा होगा और एनर्जी बहुत यूज़ होगा उनको हम विगरस प्ले एक्टिविटीज़ कहेंगे। विगरस खेल खेलेंगे मतलब बहुत ही तेज़ी से खेलने वाला खेल सब कहेंगे। और जो खेल जिसमें ज़्यादा शारीरिक गतिविधियाँ नहीं होंगी, जैसे कि चॉक से ज़मीन पे लिखना, ड्राइंग बनाना, वो मोल्डिंग क्ले से कुछ खिलौने बनाना, या फिर छोटे छोटे पत्थर रख के लंबा सा एक टावर बनाना, तो ये सब में क्या होता है, बच्चा रिलैक्स करता है। वो आराम से बैठ के धीरे धीरे वह खेलता है, रिलैक्स करता है और जितनी एनर्जी उसने यूज़ कर दी थी विग्रस खेल खेलने में, उसका एनर्जी जितना चला गया था वो एनर्जी वापस वह गेन करता है जब वो शांति से बैठ के खेलता है ना, ऐसे हल्की फुल्की चीज़ें, तो एनर्जी इसमें वापस आती है, मतलब उसकी थकान कम हो जाती है। ठीक है, और इस तरह के खेल जो है वो क्वाइट प्ले कहलाते हैं, शांति से खेलने वाले खेल कहलाते हैं। ज़मीन में चॉक से लिखना, ड्राइंग करना, पत्थरों से एक के ऊपर एक पत्थर रख के टावर बनाना, ये सब शांति से खेलने वाले प्ले कहलाएंगे, क्वाइट प्ले। और दूसरे जिसमें दौड़ना भागना ज़्यादा रहेगा वो विग्रस प्ले है। अब आता है सेंसोरी मोटर एंड सिम्बॉलिक प्ले। ठीक है, ये है सेंसरी मोटर एंड सिम्बॉलिक प्ले है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब बच्चा शिशु होता है, छोटा शिशु होता है, तो उसके आसपास वातावरण में जो सामान है जो उसके हाथ में आ सकता है, उसका हाथ थोड़ी दूर पहुंचेगा तो जो सामान उसके हाथ में आ सकेगा उन सब से वह बच्चा खेलता है। बच्चा उस वक्त वह देखता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, सुनता है। ये सब कुछ करने से क्या है, उसको अपने आसपास के वातावरण के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है और वह आसपास के वातावरण को खोज पाता है, उसमें है एक्सप्लोर कर पाता है। पर ये जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब में क्या होता है, उसके सेंस ऑर्गन यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन, मुंह, ये सब यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें मोटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मोटर कोऑर्डिनेशन क्या है, उसे कोई सामान लाना है तो उसके हाथ कलाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा तो लंबी मांसपेशियाँ यूज़ होंगी। आँखों की पुतली को घुमाना होगा सामान को दूर से देखने के लिए तो आँखों के मसल्स का एक्सरसाइज होगा। तो ये है कि इसमें मोटर विकास भी हो रहा है बच्चे का, मोटर कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, मांसपेशियों को भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, सहयोग करना पड़ रहा है, साथ ही साथ जो सेंस ऑर्गन्स है उनको भी एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, सेंसोरी मोटर प्ले कहलाएगा। ठीक है, जब बच्चा शिशु काल उसका ख़त्म हो जाता है, शैशव काल, और थोड़ा वह बड़ा होने लगता है तो वह प्रिटेंड प्ले करने लगता है। ठीक है, प्रिटेंड प्ले में क्या है, वह सोचता है मैं मम्मी हूँ, मैं ये हूँ, और वह खेलेगा। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि एक वस्तु जो कि एक्चुअली में वह नहीं है वह उसे मानता है। जैसे वह एक चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है, सोचता है कि वह घोड़े पे बैठा है, चल मेरे घोड़े, ऐसा बोलता रहता है। एक्चुअली में तो वह चेयर घोड़ा नहीं है, पर बच्चा ऐसा सोचता है। ठीक है, वो दूसरों का रोल लेता है कि आज मैं टीचर बन रहा हूँ, सबको पढ़ाऊँगा। वह एक स्केल लेके चला आता है, चौक लेके चला आता है। ठीक है, जो है इस तरह वो प्रिटेंड प्ले करता है, सोच के अपने आप को बना के वैसा खेलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस खेल में मैंने जैसे बताया एक चीज़ जो नहीं है उसको वो लोग सोचते हैं कि वो वही चीज़ है। ठीक है, वो दूसरों का रोल प्ले करेगा। कई बार वो फल बेचने वाला बन जाता है, टीचर बन जाता है, कई बार फूल बेचने वाला, इस तरह बन जाता है। तो ये इस तरह के जो खेल होते हैं उसमें बौद्धिक क्षमता को बच्चा यूज़ करता है। बौद्धिक क्षमता को यूज़ करता है। बौद्धिक क्षमता से वो क्या, वस्तुओं को यूज़ करता है। ठीक है, चेयर को जैसे उसने घोड़ा मान लिया, तो बौद्धिक क्षमता से वो वस्तुओं को यूज़ करता है और लोगों को सिंबल यूज़ करता है। ठीक है,
लोगों को वो सिंबल मानता है। टीचर एक टीचर है, ये एक फादर है, ऐसे ऐसे वो सिंबल मानता है। इसलिए मैं भी टीचर ड्रेसअप हो जाऊंगा तो मैं भी टीचर बन जाऊंगा, वही यह सोचता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इस तरह का जो खेल होता है जिसमें कि वह अपनी कल्पना को इस्तेमाल करता है, हाँ, और सोच के बना लेता है चीज़ों को, इस तरह के खेल को कहेंगे सिंबॉलिक खेल कहते हैं, सिंबॉलिक प्ले कहते हैं। और ये तभी संभव है जब बच्चे का थोड़ा सा बौद्धिक विकास हुआ है। कब? थोड़ा जब वो बड़ा हो गया, उसको प्री स्कूल का समय जब है, स्कूल के पहले का प्री स्कूल का समय है, उस समय जब उसका थोड़ा बौद्धिक विकास हो गया है, तब जाके वह सिंबॉलिक खेल खेल पा रहा है। तो पहले जब वो शैशव था तो सेंसरी मोटर खेल खेल रहा था, अब वह सिंबॉलिक खेल खेल रहा है। तो ये इससे क्या पता चलता है कि बच्चे की सोच प्रक्रिया जटिल होती जा रही है। पहले साधारण थी सोच प्रक्रिया, अभी जटिल होती जा रही है ना। तो आप देख रहे होंगे ये जितने भी मैंने कैटेगरीज बताए हैं, खेल के क्लासिफिकेशन बताए हैं, एक दूसरे के साथ वो मिलते जुलते से है ना। जैसे कि फ्री प्ले होता है, जो जैसे आज़ादी से खेलने वाला, वो इंडोर में भी खेल सकते हैं, आउटडोर में भी खेल सकते हैं। ग्रुप में खेलने वाला खेल या तो क्वाइट भी हो सकता है, शांति से भी खेला जा सकता है, या विग्रस भी हो सकता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला गुल्ला करके भी खेला जा सकता है, दौड़ धूप करके। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को एक अवसर मिलना चाहिए कि सभी तरह के वह खेल खेल पाए, क्योंकि हर खेल का अपना अपना एक उपयोग होता है, एक यूज़ होता है हर खेल का। कोई भी खेल बेकार नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्ले। किस तरह के कारक खेल पे असर डालते हैं। हाँ, बच्चा किस तरह का खेल खेलता है, किस तरह का खेलने का सामान यूज़ करता है, उसके खेल में क्या कंटेंट है, क्या वह बोल रहा है, किस तरीके से वो कल्पना कर रहा है, ठीक है, कितना समय वह दे रहा है खेलने पे, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला जो है उम्र है। बच्चे का उम्र बहुत इफ़ेक्ट करता है कि वो किस तरह की खेल गतिविधि उसने चूज़ की है। 6 महीने का जो बच्चा है वह क्या करता है कि वस्तुओं को अपने हाथ में लेता है और उन्हें ध्यान से देखता रहता है, एक 6 महीने का जो शिशु है। ठीक है, पर जो 4 साल का बच्चा है उसके लिए जो है एक ट्राईसाइकिल चलाना, 3 पहिए वाली साइकिल चलाना और बालू से नए नए वस्तुएं बना, किले बनाना, ये सब में उसे मज़ा आता है। ठीक है, इसी तरह 8 साल का बच्चा जो है उसे साइकिल चलाना अच्छा लगेगा, पेड़ों पे चढ़ना अच्छा लगेगा, और हॉप स्कॉच खेलना, जो कित कित हम लोग बोलते हैं, हॉप स्कॉच खेलना उसे अच्छा लगेगा। यानी कि किस तरह का खेल खेलना है जो बच्चे चूज़ करते हैं, वो कैसे पता चलता है कि बच्चे में कितनी क्षमताओं का विकास हुआ है, उसके हिसाब से वो खेल चूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हमने उदाहरण दिए हैं, ये सब क्या बताते हैं कि बच्चे में शारीरिक क्षमता का कितना विकास हुआ है, कि उस हिसाब से बच्चा अलग अलग खेल या गतिविधियां चुन पा रहा है। ठीक है, अब ये जो है सोशल कॉम्पिटेंस भी बढ़ रहा है। हाँ, समाज में एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं बच्चे सब, हाँ, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब बच्चा जो है बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ बच्चा है, तो उसे है कि उसके दिमाग में भी यह है कि समाज में उसे कम्पीट करना है, दूसरों से थोड़ा आगे निकलना है। तो इस तरह जो बढ़ता हुआ बच्चा है वह, उसका इंटरेक्शन करने का जो तरीका होगा, दूसरे बच्चों के साथ जैसे बातचीत करने का तरीका होगा, वह भी धीरे धीरे उसका भी क्वालिटी बदलता जाता है, और वो असर डालता है उसके खेल की गतिविधियों के ऊपर। ठीक है, जैसे कि 3 साल का बच्चा है, वह ऐसे खेल नहीं खेलेगा जिसमें उसको दूसरे के साथ कोऑपरेट करना हो। ठीक है, ठीक है, तो 3 साल का बच्चा है, वो ऐसा खेल नहीं खेल पाएगा जिसमें उसे दूसरे के साथ सहयोग करके खेलना हो या एक टीम बना के खेलना हो। ठीक है, या वो उन नियमों का वो पालन नहीं कर पाएगा जो एक 8 साल का बच्चा आसानी से कर पाएगा। ठीक है, तो उम्र के हिसाब से बच्चे के खेल गतिविधियाँ होती हैं। इसी तरह जो कंटेंट होता है बच्चे के खेल का, वह भी उम्र के हिसाब से अलग होता है। ठीक है, मतलब जो खेल में वो जो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से खेल की प्रक्रिया को कर रहे हैं, उसमें अंतर होता है। जैसे कि 6 साल की बच्ची है, वह जब एक गुड़िया से खेल रही है तो उसमें वो गुड़िया से जैसी बातें करेंगी, वह जो है 3 साल की बच्ची उससे अलग बातें करेंगी।
3 साल की बच्ची भी गुड़िया से खेलेगी, वो अलग तरह की बातें करेंगी, 6 साल की बच्ची अलग तरह की बातें करेंगी। हाँ, 6 साल की बच्ची जो है प्लानिंग करेंगी कि हाँ मैं इस गुड़िया को ऐसे ड्रेस करूँगी, हाँ स्कूल के लिए ऐसे ड्रेस करूँगी, उसे पढ़ाऊँगी, वो कितना अच्छे से पढ़ाई कर रही है, उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसके माता पिता से बात करूँगी। वो 6 साल की बच्ची ऐसे प्लान करती है, उसे बाहर खेलने ले जाऊँगी। जबकि 3 साल की बच्ची सिंपली गुड़िया के साथ खेलती रहेगी बहुत ही साधारण तरीके से। तो उम्र का बहुत असर पड़ता है। अच्छा, उम्र के हिसाब से कंटेंट भी अलग अलग होता है। अब जो है समय कोई कितना दे पा रहा है, ठीक है, समय कोई कितना दे पा रहा है। एक बच्चा कोई एक पर्टिकुलर खेल की गतिविधि में खेलने के लिए वो कितना समय दे पा रहा है, वो भी उसकी उम्र के हिसाब से होता है। जो छोटा बच्चा है वो ज़्यादा देर अपना ध्यान एक जगह टिका के रख नहीं पाता है, ठीक है, तो उसे जो है बहुत जल्दी जल्दी अपना खेल की गतिविधियाँ वह बदल देता है, नए नए खेल खेलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जो है उम्र बताता है, उम्र असर डालता है बच्चे के खेलों में, ठीक है। पर हम लोग को यह नहीं भूलना चाहिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, हर एक की सोच दूसरे से अलग होती है, हर एक कोई दूसरे से अलग होता है, और इसी तरह हर एक की चाहतें भी अलग होती है। कोई शायद ये वो खेलना ज़्यादा पसंद करेगा, कोई दूसरा ये खेलना पसंद करेगा। प्रेफरेंसेस सबकी अलग अलग होती हैं। जैसे कि एक 5 साल का बच्चा हो सकता है कि उसे तो ग्रुप में खेलना चाहिए, पर हो सकता है कि अभी उसे ग्रुप में खेलना अच्छा नहीं लग रहा है, और वही उसके उम्र के बाकी बच्चे ग्रुप में होके खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होता है। तो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्ले है, इसमें आज हमने एज के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके और दूसरी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे कि और क्या क्या कारक है जो उस पर असर डालते हैं, जैसे जेंडर है, ठीक है, कल्चर, सोशल क्लास, इकोलॉजी एंड सेटिंग, मीडिया, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब भी उस पर असर डालती हैं। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, और लाइक बटन भी प्रेस कर दे। जल्दी हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।